हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो आज हम लोग जो कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस चैप्टर में, वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स और जेईई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग आज अच्छे से स्टडी करेंगे, बिल्कुल बेसिक्स से आपको मैं ले जाऊँगा एकदम अच्छे लेवल तक, जो लेवल तक आपको पढ़ना होगा। बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे ताकि आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। तो पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसका एक नॉलेज के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, ये हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटेशंस के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं, बट व्हाट इट इज एक्चुअली, वो एक्चुअली चीज़ क्या है, व्हाट दैट थिंग इज, वो हम लोग को एक्चुअली पता नहीं है। ये हम लोगों ने नॉलेज के लिए पता करना है। लेकिन अगर आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप ये तो बता नहीं सकते कि आपको पता नहीं है। तो हम लोग बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन है उसका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन, तो मैं लिख सकता हूँ, अगर एक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। एक चार्ज, सपोज ये एक चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज या फिर एक सिस्टम ऑफ चार्जेस भी हो सकते हैं। सपोज कंसिडर दिस एज अ चार्ज, या फिर दिस इज अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब इसके जो सराउंडिंग रीजन, जहां तक कोई दूसरा चार्ज अगर आए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्सपीरियंस कर पाए, दैट रीजन सराउंडिंग दिस सोर्स चार्ज या फिर सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं डेफिनेशन आपको लिख के दिखाता हूं। द रीजन सराउंडिंग या फिर हम लोग लिख सकते हैं अराउंड, द रीजन सराउंडिंग या अराउंड ए चार्ज और ए सिस्टम of charges the region where other charges can experience electrostatic फोर्स, इस रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। एक चार्ज है या फिर एक सिस्टम ऑफ चार्ज है जिसके सराउंडिंग रीजन में जहां तक कोई दूसरा चार्ज अगर आए तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो पाए, दैट रीजन इज सराउंडिंग द चार्ज, वी कैन डिफाइन इट एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अब मैं आपको बताता हूं एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, बिल्कुल आपको बताऊंगा मैं क्या होता है। चलिए हम लोग कंसिडर करते हैं ये एक चार्ज है। अब ये एक सोर्स चार्ज है जिसके सराउंडिंग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं अगर इस सराउंडिंग रीजन के अंदर किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इस सराउंडिंग चार्ज का सपोज ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर कैलकुलेट करना चाहे, दैट विल बी इक्वल्स टू द फोर्स पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स चार्ज है ना, उसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इस सोर्स को डिस्टर्ब किए बिना जो फोर्स पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज एक्सर्ट हो रहा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं आपको मैथमेटिकली लिख के दिखा सकता हूँ। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इट हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई वेक्टर इक्वल्स टू फोर्स, अब यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को मैं Q0 मान लेता हूँ, फोर्स पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। पर यूनिट टेस्ट मतलब पर क्या, ये पर वर्ड का मतलब क्या, डिवीजन। फोर्स पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, that is the electric field strength at that point.
अब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, पता है क्या है? ये बात आपको पूछ सकता है कभी भी, आपके बोर्ड एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है कि ये जो Q0 है इसका वैल्यू ना काफ़ी स्मॉल होना चाहिए। अब क्यों स्मॉल क्यों होना चाहिए? क्योंकि जैसा कि मैंने डेफिनेशन में कहा, विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज या सोर्स सिस्टम ऑफ चार्जेस। हम लोगों को कूलम्स लॉ से ये पता है, अगर ये Q0 का वैल्यू काफ़ी बड़ा बन गया तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, कंक्लूजन क्या होगा? कूलम्स लॉ के हिसाब से वो जो सोर्स चार्ज है ना, उस सोर्स चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्सर्ट होना चालू हो जाएंगे, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्सर्ट होना चालू हो जाएंगे तो जो सिस्टम है जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा, वो अनडिस्टर्ब्ड नहीं रहेगा, मतलब डिस्टर्बेंस चालू हो जाएगा सिस्टम में। और अगर डिस्टर्बेंस चालू हो गया तो डेफिनेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का वो इनवैलिड हो जाएगा और हम लोग ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे। दैट इज वाई द वैल्यू ऑफ दिस Q0 मस्ट बी वैनिशिंगली स्मॉल। यह बात आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको ये बात बता दिया। Q0 का जो वैल्यू है मस्ट बी वैनिशिंगली स्मॉल। Q0 का जो वैल्यू है काफी छोटा होना चाहिए, तभी ये डेफिनेशन वैलिड होगा। यहाँ से हम लोग एक और बात जो लिख सकते हैं, दैट इज यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट्स को। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो बिल्कुल लिख सकता हूँ, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि जो Q0 का वैल्यू है वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है, क्योंकि Q0 काफी छोटा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। देन F वेक्टर डिवाइडेड बाय Q0, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके, आई होप आपका यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग ना एक और बात जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना उसका डिमेंशन क्या होगा। हाँ भैया, ये तो एक नया क्वांटिटी है, इसका डिमेंशन तो होना चाहिए। बिल्कुल है, डिमेंशन तो है ही। चलिए देखते हैं क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का डिमेंशन। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिख दिया। अगर आपने डिमेंशनल एनालिसिस नहीं देखा है, पता नहीं है आपको, तो आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं, आपको पूरा डिमेंशनल एनालिसिस का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप देख लीजिए, आपका डिमेंशंस का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिमेंशन, फोर्स का डिमेंशन डिवाइडेड बाय चार्ज का डिमेंशन, दैट विल बी द डिमेंशन व्हिच विल बी इक्वल्स टू ml T⁻⁻²। फोर्स का डिमेंशन हम लोग को पता है। चार्ज का डिमेंशन क्या होगा? चार्ज का डिमेंशन होगा AT। अब ये A क्या है? ये हम लोग जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा ये A क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया। अभी के लिए आप जान लीजिए A भी एक बेसिक सिंबल है, जैसे mlt एक बेसिक डिमेंशन है ना, A भी एक बेसिक डिमेंशन है, जिससे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट निकालने की कोशिश करेंगे। दैट विल बी इक्वल्स टू ml, A ऊपर लेके जाएंगे तो A बन जाएगा A⁻⁻1, और T क्या बन जाएगा? -1 -2, T बन जाएगा T⁻⁻3। दिस विल बी द डिमेंशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप आपका यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि ये कभी भी 1 मार्क क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में पूछ सकता है या फिर आपके स्कूल के एग्जाम्स में पूछ सकता है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होते हैं। इसके लिए हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है ये भी पता करना होगा, वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कोशिश करेंगे कैलकुलेट करने की, कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। सपोज यहाँ पे ब्लू इंक का इस्तेमाल करते हैं। सपोज यहाँ पे एक पी पॉइंट है, ओके, ये एक पी पॉइंट है यहाँ पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x y z, 3 डिमेंशन में है, इसलिए x y z। पी पॉइंट पे मैंने सपोज एक चार्ज रख दिया है, दैट इज Q0। वो जो यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है ना Q0, वो मैंने इस पी पॉइंट पे रख दिया है। अब यहाँ पे सपोज ऑरिजिन है, ओके, यहाँ पे है ऑरिजिन, यहाँ पे मैंने एक और दूसरा चार्ज रखा है, दैट इज Q। ये जो Q है ये यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है Q0। ये Q मैंने ऑरिजिन पे रखा है, दूसरा चार्ज। ऑरिजिन मतलब 0, 0, 0 इसका कोऑर्डिनेट्स। अब हम लोग 3 डिमेंशन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, अगर हम लोग 3 डिमेंशन ड्रॉ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा?
this will be y axis, this will be x axis, this will be z axis, y axis, x axis और ये z axis। अब अगर मैं एक पोजीशन वेक्टर लेता हूं, एक q से q0 को जो कनेक्ट करता हो, बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए लेके देखते हैं। आर वेक्टर होगा इसका पोजीशन वेक्टर, मैंने एक एज्यूम कर लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, वेक्टर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर वो क्या होगा, वो आर कैप होगा। अगर आपको वेक्टर्स पता नहीं है तो आप प्लीज यूनिट वेक्टर को समझने के लिए मेरे वेक्टर्स के प्लेलिस्ट पे जाके वेक्टर्स देख लीजिए, मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये जो यूनिट वेक्टर है आर के डायरेक्शन में, डायरेक्शन थोड़ा सा ठीक नहीं है, स्ट्रेट होना चाहिए। ये आर के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा दैट विल बी आर कैप, आर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर दैट विल बी आर कैप। अब यहाँ से हम लोग ये तो जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम लॉ से हम लोग निकाल सकते हैं। दो चार्जेस हैं तो जरूर एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एग्जर्ट कर रहे होंगे। चलिए उसका वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो हो जाएगा F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 Q2, इसलिए Q0 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच में उसका स्क्वायर R स्क्वायर। और अगर हम लोग वेक्टर लिख रहे हैं यहाँ पे तो बिल्कुल यहाँ पे यूनिट वेक्टर देना पड़ेगा, कौन से डायरेक्शन में हो रहा है फोर्स एक्सर्ट, तो आर कैप डायरेक्शन में। ओके, कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग को एक बात तो पता है, यूनिट वेक्टर है आर कैप, तो यूनिट वेक्टर को ना हम लोग लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर को हम लोग ऐसे तो बिल्कुल लिख सकते हैं, आपको पता होगा आर कैप यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, यह तो आपको जरूर पता होगा। आर कैप जो है द यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू द वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो हम लोग इस वैल्यू को अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दे तो क्या वैल्यू आ जाएगा, चलिए देख लेते हैं क्या आता है। दैट विल बी F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 डिवाइडेड बाई आर क्यूब बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक आर है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, दैट विल बिकम आर क्यूब, और ये आर कैप की जगह पे आर वेक्टर आ जाएगा। अगर अभी में ये सपोज इक्वेशन 1 है, इसके जो दोनों साइड्स है, लेफ्ट हैंड साइड जहाँ पे F है, राइट हैंड साइड जहाँ पे एक्सप्रेशन है, दोनों साइड्स को ना मैं Q0 यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज से डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय Q0। अगर हम लोग Q0 से दोनों साइड्स को डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास नेट एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन हम लोग के पास आ जाएगा दैट विल बी F/Q0 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 और नीचे Q0 कट जाएगा तो नीचे बस रहेगा R क्यूब एंड यहाँ पे रहेगा R वेक्टर। और F/Q0 हम लोगों को तो बिल्कुल पता है, हाँ आप लोगों ने ठीक समझा, यह इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यू कैन राइट E वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R क्यूब, और यहाँ पे है R वेक्टर। ये हम लोगों को मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको थोड़ा और आगे लेके जाएंगे हम लोग, यहाँ पे खत्म नहीं करेंगे। इस साइड को मैं रब कर देता हूँ। आई होप यू हैव नोटेड दिस इन योर कॉपीज, बिल्कुल नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक अगर आपको पता है, चलिए यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम लोग ना ये जो यूनिट वेक्टर था आर कैप, इसको फिर से इस एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो देखते हैं क्या वैल्यू आता है। द वैल्यू विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R क्यूब है, तो R क्यूब से एक R बाहर लेंगे हम लोग और R वेक्टर डिवाइडेड बाई R आ जाएगा R कैप।
तो क्यू से अगर तो आर क्यूब से अगर एक आर बाहर ले ले तो क्या रह जाएगा यहाँ पे बाकी, दैट विल बी आर स्क्वायर एंड आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर मैग्नीट्यूड विल बी आर कैप. So this is the vector form of electric field due to a point charge. Due to a point charge, this will be the expression for electric field. 1 by 4 pi epsilon naught, ये expression बन जाएगा electric field का 1 by 4 pi epsilon naught q by distance का square r square and r cap, जिस direction में वो position vector है. अगर मैं इसका स्केलर फॉर्म लिखना चाहूँ तो क्या करेंगे, ये जो r cap है इसको इग्नोर करेंगे. Then we can रिमूव दिस वेक्टर साइन ऑल्सो फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हम लोग यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, अगर ई का जो वेक्टर साइन है वो मैं हटा देता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर. और यहाँ आर कैप हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि ई को मैंने वेक्टर नहीं लिखा है, इसलिए आर कैप यहाँ पे नहीं लिखूंगा मैं. आई होप आपका ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा. अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो मैं बोर्ड को रफ करता हूँ और हम लोग अब इस वीडियो के आखिर पॉइंट मतलब एकदम लास्ट पॉइंट तक पहुंच चुके हैं. नाउ वी विल ट्राई टू डिटरमाइन ऑन व्हाट वैल्यू ई डिपेंड्स. ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस वैल्यू पे डिपेंड करता है, पता है आपको किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपने तो एक्सप्रेशन देखा है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. ये जो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और क्यू है ये तो कांस्टेंट है, लेकिन ये आर स्क्वायर कांस्टेंट नहीं है. तो ई जो है ये आर स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. आपको दिख रहा होगा, चलिए निकालने की कोशिश करते हैं. अब ये ई जो है ये आर स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो क्या लिख सकते हैं हम लोग ये बिल्कुल लिख सकते हैं कि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. ये आपको पता चल गया यहाँ से. अगर आपको ये पता चल गया हो तो हम लोग अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चलिए ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. ग्राफ आपका समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम लोग आगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ना, फिर स्फीयर्स में हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर्स, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, ये सब आगे है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी है ये वहाँ भी काम आएगा. तो ग्राफ आपका समझना जरूरी है. ग्राफ समझिए. तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. हम लोग एक 2 डिमेंशन एक्सिस ड्रॉ करेंगे. इस डायरेक्शन में सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है और ये जो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस में, लेट अस सपोज दिस इज आर स्क्वायर. एक्स एक्सिस में हम लोग एज्यूम कर लेते हैं आर स्क्वायर इंक्रीज कर रहा है. तो पता है क्या होगा, ये एक और बात आपको बताना है. अगर यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन जो है ऊपर में, यहाँ पे अगर ये आर अगर 0 हो जाए तो पता है ये ई क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते. तो अगर ये इनडिफिनाइट हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, मतलब क्या है, आर जो वेक्टर हम लोग जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे वो एक्सिस को टच नहीं करेगा. किसी भी पॉइंट पे अगर एक्सिस को टच कर गया तो वहाँ पे आर का वैल्यू 0 हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इन्फिनिटी बन जाएगा. क्योंकि अगर यहाँ पे मैंने एरो लिखा है, यहाँ पे अगर आर टेंड्स टू इन्फिनिटी बन जाए, मतलब आर अगर इन्फिनिटी की तरफ चला जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी नहीं, आर अगर 0 की तरफ चला जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, जो कि ऐसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. इसलिए किसी भी पॉइंट पे एक्सिस को टच नहीं करेगा ये ग्राफ, और ये ग्राफ कुछ इस तरह दिखेगा. दिस विल बी द ग्राफ. आई होप आपका एक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा. अगर एक और चीज मैं पूछना चाहूँ आपसे कि ये तो आर तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे एक और बात, पता है वो बात क्या है? अगर इस आर स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 बाई आर स्क्वायर, तब कैसे वेरी करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? काफी आसान है, चलिए देखते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. लेकिन अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन जो है ना 1 बाई आर स्क्वायर, इसको अगर मैं एक एक्सप्रेशन कंसीडर करूं, मतलब अगर मैं ई से 1 बाई आर स्क्वायर का प्रोपोर्शनलिटी निकालने की कोशिश करूं, तब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा होगा आपको. मतलब ये है, हम लोग अभी वेरिएशन देखेंगे. दिस विल बी द वेरिएशन फॉर ई वर्सेस आर.
ये है वेरिएशन ई वर्सेस आर, एक्सिस को टच नहीं करेगा किसी भी पॉइंट पे। तो यहाँ पे हम लोग अब ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से वाई एक्सिस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये जो आर स्क्वायर है इसके जगह अब हम लोग वेरिएशन लिख देंगे 1/r²। मतलब अभी 1/r² इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन 1/r² से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर इस पूरे 1/r² को हम लोग कंसिडर कर ले तो तब क्या होगा, तब बिल्कुल अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम लोगों को बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगा। हम लोग यहाँ पे बिल्कुल ऑरिजिन है ये ओ, ये ऑरिजिन है, ओके ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन से स्टार्ट होकर स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। दिस विल बी द वेरिएशन अगर 1/r² से हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ r² है तब कर्व कुछ इस तरह हो जाएगा। आई होप आपका ये कंसेप्ट, ये जो ग्राफ है E वर्सेस 1/r² के हिसाब से वेरिएशन मैंने यहाँ पे लिखा है, और ये जो है दिस इज E वर्सेस R। आई होप आपका ये कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया हो तो यहाँ पे इस वीडियो को हम लोग एंड करेंगे। ये जो ग्राफ मैंने अभी आपको दिखा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, आपके पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जर्नी में आपके काम आएगा। आई होप आपका ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्ज, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफ़ी लंबा चैप्टर है तो काफ़ी लंबा जाएगा ये सीरीज, और ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज गिव अ थम्स अप and also hit the subscribe button, also press the bell icon so that you can be notified whenever I upload any new video like this. So stay tuned to the channel। और हाँ एक और बात, 11 फिजिक्स जो हम लोग का चल रहा था वो भी चलेगा साइड बाय साइड 12 फिजिक्स के साथ। वहाँ पे मैं आपके साथ बेसिक मैथमेटिक्स फिर काइनेमेटिक्स डिस्कस करूँगा आगे, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे काइनेमेटिक्स प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ। तो देखते रहिए मेरे चैनल को, स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। बाय स्टूडेंट्स।